सिविलियंस में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा वैदिक संस्कृति। इसके पहले क्लास में हमने सिंधु घाटी सभ्यता को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। सिंधु घाटी सभ्यता, तो उस टॉपिक को, उस चैप्टर को सबसे पहले आप पढ़िए, उसके बाद आपको आज के क्लास को देखना है। तो चलिए आज का टॉपिक हमारा स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है वैदिक संस्कृति या वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता, देखिए इसका नाम में ही छुपा हुआ है वेद। वैदिक यानी कि वेद। तो स्पष्ट है कि इस संस्कृति या इस सभ्यता के बारे में जितना सारा जानकारी है वो वेदों से ही मिलते हैं। इसीलिए इस संस्कृति का नाम वैदिक संस्कृति या वैदिक सभ्यता है। तो पहला लाइन है सैंधव सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात भारत में जिस सभ्यता का उदय हुआ उसे वैदिक अथवा आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अब देखिए आर्य क्या है, तो वैदिक सभ्यता भी बोलते हैं इसको और आर्य सभ्यता भी बोलते हैं। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ या उच्च वर्ग समझ सकते हैं, उच्च वर्ग। क्लियर है? तो आर्य सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। आर्य सभ्यता का ज्ञान वेदों से होती है, तो इसीलिए नाम है वैदिक सभ्यता। और इसमें भी ऋग्वेद, ये ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद और सबसे पहला वेद माना जाता है। तो वही है जिसमें ऋग्वेद सर्वप्राचीन होने के कारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख 36 बार हुआ है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें आपको यही लाइन याद रखना है कि आर्य सभ्यता या फिर वैदिक सभ्यता का जो भी ज्ञान है, जो भी नॉलेज है, वो वेदों से मिलती है। और इनमें से भी सबसे प्राचीनतम वेद अगर पूछा जाए तो ऋग्वेद हो जाएगा। बस यही आपको याद रखना है इस लाइन में। नेक्स्ट है आर्यों के मूल निवास पर विद्वानों में मतभेद है, किंतु अल्पस पर्वत के पूर्वी क्षेत्र जिसे यूरेशिया कहा जाता है संभवतः आर्यों का मूल निवास है। देखिए यूरोप में एक पर्वतमाला है, यूरोप में उस पर्वत का नाम है आल्पस पर्वत और उसको यूरेशिया भी कहा जाता है। तो कुछ विद्वानों का मत है कि आर्यों का जो मूल निवास है वो यही है, आल्पस पर्वत के पूर्वी क्षेत्र से होकर आर्य आए थे। लेकिन इसका जो आगमन है आर्यों का, तो ये अलग अलग विद्वान अलग अलग मत देते हैं। तो ये चीज़ हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। अभी नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, अगला पॉइंट। सामान्यतः ऐसा माना गया है कि आर्यों ने ही सिंधु सभ्यता के नगरों को ध्वस्त कर एक नई सभ्यता की नींव रखी थी, लेकिन अभी भी इसके कोई ठोस साक्ष्य न होने के कारण इसे कल्पना ही माना जाता है। तो ये भी एक मतभेद की स्थिति है ना। ऐसा माना जाता है कि आर्य ही थे जो सिंधु सभ्यता का, जो सिंधु घाटी सभ्यता का जितना सारा नगर था, शहर था, सबको ध्वस्त करके एक अपना नई सभ्यता बनाई थी। तो इस सब सिर्फ और सिर्फ कल्पना किया गया है। फिर भारत में आर्यों ने जिस क्षेत्र में निवास किया उसे सप्त संदेव प्रदेश कहा जाता है। ये आपका इम्पोर्टेंट है। सप्त संदेव प्रदेश यानी कि 7 नदियों का क्षेत्र। और 7 नदियों में क्या क्या है, तो ये नाम है यहाँ पे, ये नदियाँ हैं सरस्वती, शतुद्री, जिसको वर्तमान नाम सतलज के नाम से हम लोग जानते हैं। फिर है विपाशा, ये व्यास नदी का नाम है, पुराना नाम है विपाशा। फिर है पुरुषनी,
रावी नदी का पुराना नाम। फिर है वितस्ता जो झेलम नदी का पुराना नाम है, और आस्किन। तो यह क्षेत्र पूर्वी अफगानिस्तान, पाकिस्तान तथा भारत में पंजाब एवं हरियाणा तक विस्तृत था। तो ये कंप्लीटली विस्तार के बारे में बताया गया है। देखिए, आर्य कहाँ से आए थे, इसके बारे में अलग अलग विद्वानों ने अपना अलग अलग मत दिया है। तो कहाँ से आए थे इसकी पुष्टि तो स्पष्ट रूप से नहीं की गई है। हाँ, लेकिन ये लोग जब भारत आए तो आने के साथ ही जिस जगह पे निवास किया उस स्थान को सप्त संदेव प्रदेश बोला गया। सप्त संदेव सैंधव प्रदेश, यानी कि 7 नदियों का क्षेत्र। और ये 7 नदी का नाम हमने क्या क्या पढ़ा, तो सिंधु, सतलज, शतुद्री या सतलज, विपाशा या ब्यास, परुष्णी या रावी, वितस्ता या झेलम और हास्की। ये आपको याद रखना है। और ये जो कम्प्लीटली एरिया था, इसका विस्तार यहाँ पे लिख दिया गया था। तो पूर्वी अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत का जो पंजाब और हरियाणा है, यहाँ तक इसका क्षेत्र में इतना दूर तक ये फैला हुआ था। नेक्स्ट है वैदिक सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता है जिसमें वेदों की रचना हुई। वैदिक शब्द वेद से बना है जिसका अर्थ होता है ज्ञान। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। वेद का अर्थ क्या होता है, ज्ञान, आपको याद रखना है। वैदिक संस्कृति के निर्माता आर्य थे। वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ, उत्तम, अभिजात, कुलीन तथा उत्कृष्ट होता है। ये इसका मीनिंग लिख दिया गया है। सर्वप्रथम मैक्स मूलर ने 1853 ईस्वी में आर्य शब्द का प्रयोग एक श्रेष्ठ जाति के आशय से किया था। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। ये जो लाइन है कंप्लीटली जितना सारा फैक्ट्स है सारा का सारा इम्पोर्टेंट है, एक बार इसको याद रखते हैं। देखिए, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया कि वैदिक सभ्यता, तो वैदिक में ही एक वर्ड छुपा हुआ है वेद, यानी कि इस सभ्यता के बारे में जानकारी वेदों से मिलती है। तो सेम लाइन है यहाँ पे। वेद का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है ज्ञान, आपको याद रखना है सीधा सीधी। और वैदिक संस्कृति के या फिर वैदिक सभ्यता के जो निर्माता थे वो कौन थे, आर्य थे। उसके बाद है आर्य का जो अर्थ होता है ये भी आपको याद रखना है। तो इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ, उत्तम, अभिजात, कुलीन या फिर उत्कृष्ट। फिर सबसे पहले मैक्स मूलर ने 1853 ईस्वी में आर्य शब्द का प्रयोग एक श्रेष्ठ जाति के आशय से किया। तो यहाँ पे बेसिकली जो आर्य का अर्थ है वो यही माना गया है, एक श्रेष्ठ जाति। यही आपको याद रखना है। और आर्यों की जो भाषा थी वो क्या थी, संस्कृत थी। इसे भी आपको याद रखना है। अब हम लोग अपना टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो अब है अध्ययन की सुविधा से वैदिक संस्कृति को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है ऋग्वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ये दोनों के बारे में हम सबको आज पढ़ना है। तो एक बार समाप्त करते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा और क्या क्या याद रखना है। तो देखिए, बेसिक बात है जो आपको याद रखना है कि आर्य सभ्यता का ज्ञान वेदों से होती है। और वेदों में सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, तो सीधा आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख 36 बार हुआ है। आर्य जहाँ से आए तो आने के साथ जिस क्षेत्र में निवास किया उसको क्या कहा गया, तो सप्त संदेव प्रदेश कहा गया, यानी कि 7 नदियों का क्षेत्र। फिर हम लोगों ने याद किया कि ये वाला वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द का जो अर्थ है वो एक श्रेष्ठ जाति के आशय से किया गया था। और आर्यों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। इतना सारा फैक्ट्स आपको याद रखना है।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऋग्वैदिक काल। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक है। तो इस काल का तिथि निर्धारण जितना विवादास्पद रहा है उतना ही इस काल के लोगों के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त करना, यानी कि ये भी एक विवाद का स्थिति है। ये जो तिथि है यानी कि इस काल का जो तिथि निर्धारण है कि कहाँ से कब तक था, तो ये भी एक विवाद की स्थिति है। फिर ऋग्वैदिक संहिता की रचना इस काल में हुई थी, ये याद रख लेना है आपको। फिर सिंधु सभ्यता के विपरीत वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा, सिंधु घाटी सभ्यता, और हमने ये देखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, जिस कारण से इस सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति की संज्ञा दी गई थी। प्रथम नगरीय क्रांति। लेकिन ये जो वैदिक सभ्यता है ये कम्प्लीटली ग्रामीण सभ्यता है, तो ये दोनों में बहुत ही मेन अंतर है। फिर आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुचारण तथा कृषि का स्थान गौण था, यानी कि समझिए, देखिए, सबसे पहले सिंधु सभ्यता थी, उसके बाद वैदिक सभ्यता आई। तो सिंधु सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, लेकिन वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता है। ये दोनों के बीच एक अंतर हो गया। और आगे जब हम लोग बात किए तो सिंधु सभ्यता का जो मुख्य व्यवसाय था, व्यवसाय यानी कि व्यापार, तो वहाँ पे कृषि था, कृषि भी था और कृषि के साथ व्यापार भी किया करता था, यानी कि सीधा सीधे कृषि प्लस व्यापार। लेकिन वैदिक सभ्यता में इसका जो मुख्य व्यवसाय है वो पशुचारण है। पशुचारण ये दूसरा इम्पोर्टेंट हो गया, इम्पोर्टेंट डिफरेंस। फिर है, देखिए, यहाँ पे कृषि का जो स्थान है वो गौण है। गौण यानी कि सेकेंडरी, यानी कि वैदिक सभ्यता में पशुचारण जो था वो प्राइमरी था व्यवसाय में, और उसके बाद कृषि का स्थान था, यानी कि सेकेंडरी। जबकि सिंधु सभ्यता में कृषि का स्थान सबसे पहला था। यही कारण है कि इसकी पहचान ग्रामीण संस्कृति के रूप में की गई है तथा आर्यों के जीवन में घोड़े का महत्व सबसे अधिक था तथा इनका प्रिय पशु घोड़ा था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो वैदिक सभ्यता के आर्य लोग थे, क्योंकि आर्यों की ही सभ्यता थी, तो इनके जीवन में घोड़े का सबसे ज़्यादा महत्व था और घोड़ा को ये लोग अपना प्रिय पशु मानता था। ये आपको याद रखना है। देखिए, आगे आपको गाय शब्द भी मिलेगा। आर्यों का जो एक सबसे पवित्र पशु अगर बोला जाए, पवित्र पशु, तो गाय थी। ये आपका इम्पोर्टेंट लाइन है, हालांकि ये आगे मिलेगा आपको। अभी फ़िलहाल या समझ लीजिए एक बार कि अगर प्रिय पशु का बात करें, देखिए, आर्यों के अगर प्रिय पशु का बात करें तो हो जाएगा घोड़ा, लेकिन पवित्र पशु का बात करें तो हो जाएगा गाय। और गाय के लिए जो युद्ध होता था उसको गोविष्ठी कहते थे। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि वैदिक सभ्यता यानी कि आर्यों का सभ्यता पूर्णतः ग्रामीण थी और इसका जो मेन व्यवसाय था वो पशुचारण था और कृषि का स्थान बाद में था, यानी कि सेकेंडरी था, और इनका जो प्रिय पशु था वो घोड़ा था। ये सारा फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। फिर
आर्यों के मूल निवास के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों के अलग अलग विचार हैं। देखिए, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि आर्य कहाँ से आए थे, इनके बारे में विवाद की स्थिति है। अलग अलग विद्वान अलग अलग मत दे के गए हैं। तो ये मैंने एक टेबल में लिख दिया हूँ। इनमें से जो इम्पोर्टेंट है वो ये वाला है, बाल गंगाधर तिलक। ये एग्ज़ाम में पूछा गया है कि बाल गंगाधर तिलक का मान्यता है कि आर्य उत्तरी ध्रुव से आए थे। और बाकी ये टेबल आप पढ़ लीजिएगा, ये आपको खुद से करना है ये टेबल। तो इस टेबल को स्किप करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ से बहुत कम क्वेश्चन आउट हुआ है, जिस कारण से ये टेबल मैं आपको खुद से पढ़ने के लिए दे दे रहा हूँ। इनमें से आपको एक लाइन नोट में जो इम्पोर्टेंट है मैंने लिख दिया हूँ कि अधिकांश विद्वान, मैक्स मूलर का नाम याद रखना है। तो मैक्स मूलर के विचारों से सहमत है कि आर्य मूल रूप से मध्य एशिया के निवासी थे। तो ये आपको याद रख लेना है कि जो मैक्स मूलर के विचार जो था, इनका कहना था कि आर्य लोग मध्य एशिया से आए थे, मध्य एशिया। जिस कारण से और भी बाकी विद्वान जितना सारा था, सब मैक्स मूलर के विचार को सहमति प्रदान किया, जिस कारण से आर्यों का जो आगमन था वो मध्य एशिया ही माना गया। तो ये आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट टॉपिक है, ऋग्वेद से प्राप्त जानकारी के अनुसार आर्यों का विस्तार अफगानिस्तान, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा सतलज से यमुना तक के क्षेत्र ब्रह्मवर्त कहलाता था। उसके बाद है गंगा व यमुना के दोआब क्षेत्र। देखिए, दोआब क्षेत्र क्या होता है? दो नदियों के बीच का जो स्थान होता है उसी को हम लोग दोआब कहते हैं, दोआब। तो गंगा और यमुना के दोआब क्षेत्र का बात कर रहे हैं। जैसे कि मान के चलिए ये गंगा नदी गया और यहाँ से यमुना नदी आया, तो ये जो दोनों के बीच का जो एरिया बना ये, तो यही है गंगा और यमुना का दोआब क्षेत्र। तो गंगा व यमुना के दोआब क्षेत्र एवं उसके सीमावर्ती क्षेत्रों पर भी आर्यों ने कब्जा कर लिया, जिसे ब्रह्मर्षि देश कहा गया। कालांतर में संपूर्ण उत्तर भारत में आर्यों ने विस्तार कर लिया, जिसे आर्यावर्त कहा गया। तो इस तरीके से आर्य लगभग पूरा उत्तर भारत में कब्जा कर चुके थे। और जब पूरा उत्तर भारत में जब आर्यों का विस्तार हो गया तो उन्हें आर्यावर्त कहा गया। फिर वैदिक संहिताओं में 31 नदियों का उल्लेख मिलता है, जिनमें से 25 नदियों का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। इस काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु बताया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद है, जबकि सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती माना गया है, जिसे देवीत्मा, मातेत्मा एवं नदीत्मा भी कहा गया है। ऋग्वेद में गंगा नदी एक बार, जबकि यमुना नदी का 3 बार नाम लिया गया है। ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ से सीधा क्वेश्चन आउट करते हैं। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वैदिक संस्कृति में या फिर वैदिक सभ्यता में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सा थी? तो सीधा आंसर हो जाएगा सरस्वती। देखिए, यहाँ पे लिखते हैं, सबसे पवित्र नदी का अगर हम लोग बात करें, पवित्र नदी, तो हो जाएगा सरस्वती। पवित्र पशु का बात करें, पवित्र पशु, तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया ये हो जाएगा गाय। लेकिन प्रिय पशु, तो ये हो जाएगा घोड़ा। फिर क्वेश्चन यहाँ से सीधा आउट होगा, सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी
तो ये हो जाएगा सिंधु। और सर्वाधिक बार नहीं, हाँ सही है, सर्वाधिक बार उल्लिखित नदी तो भी हो जाएगा सिंधु। और अगर पूछेगा एक बार उल्लिखित नदी, तो ये हो जाएगा गंगा। और 3 बार उल्लिखित नदी, तो ये हो जाएगा यमुना। तो इतना सारा फैक्ट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे ऋग्वेदिन क्या लिखा है, मिस्टेक लगता है, नहीं ठीक है, ऋग्वेदिक कालीन नदियाँ। ऋग्वेदिक थोड़ा अलग अलग होगा, ऋग्वेदिक कालीन नदियाँ, नहीं ठीक है, ऋग्वेदिक कालीन नदियाँ। तो ये जो प्राचीन नाम है और ये आधुनिक नाम है, ये दोनों आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये एग्ज़ाम में मैच दिस करके रह सकता है मिलाने के लिए, तो इसको भी आपको याद रखना है। सबसे पहला है पुरुषनी, तो प्राचीन नाम पुरुषनी और इसी का आधुनिक नाम है रावी। तो कैसे याद रखेंगे इसको, थोड़ा कनेक्शन लगाते हैं यहाँ पे। तो देखिए परुष्णी है, तो यहाँ पे र है, र में द्रिगु है, तो र को पकड़िए और र से ही आपको रावी का पहला र का साउंड आ जाएगा। तो इसी से लिंक करके याद रख सकते हैं कि परुष्णी का हो जाएगा रावी। फिर है सतुद्री, तो देखिए सतुद्री, तो सतुद्री से बन जाएगा सत, ये जो रसूकार है इसको हटा दीजिए तो बन जाएगा सत, तो सत से हो जाएगा सतलज। फिर है अस्किनी, तो अस्किनी और आपको याद रखना है चिनाब। तो देखिए एक वर्ड है यहाँ पे अस्किनी, तो ये बीच वाला टर्म हम हटा दे रहे हैं, तो क्या बन जाएगा अनि। तो अनि को बना लीजिए अना, यानी कि आना जैसा साउंड आ रहा है। तो किसी को बुलाएंगे आना आना, तो कैसे आएगा, नाव से आएगा, तो नाव से हो जाएगा चेनाब। तो इस तरह कनेक्शन आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो अस्किनी क्या हो जाएगा चेनाब, अस्किनी अनि, आना, आना किससे आना, नाव से, तो चेनाब। फिर है वितस्ता, तो वितस्ता का हो जाएगा झेलम, तो इसको आपको याद रखना है, वितस्ता है तस्ता, तो तस्ता का ये पकड़ लीजिए तस्ता, तो तस्ता से साउंड आ रहा है सस्ता जैसा। और यहाँ पे झेलम है, झेलम, तो कोई भी चीज़ को अगर हम लोग झेलेंगे, तो नहीं कोई भी चीज़ नहीं, हम लोग झेलेंगे, तो किस चीज़ को हम लोग झेल पाएंगे, तो सस्ता चीज़ों को ही झेल पाएंगे, है ना, सस्ता चीज़ को ही हम लोग झेल पाते हैं। तो सस्ता से वितस्ता आप याद रख सकते हैं। तो ये भी हो गया। नेक्स्ट है विपासा, इसका आधुनिक नाम है व्यास। तो विपासा, तो पासा को पकड़िए, पासा, पासा कैसा होता है, तो थोड़ी देर के लिए आप इमेजिन कीजिए कि पासा गोल होता है, तो गोल होता है तो इसका कोई व्यास होगा, तो व्यास से आपका व्यास याद रह जाएगा। यहाँ पे पासा आपको गोल ही समझना पड़ेगा याद रखने के लिए। तो गोल से क्या हो जाएगा, तो गोल हो जाएगा तो सर्कल बनेगा, उसका कुछ व्यास होगा। तो इस तरह आप यहाँ पे कनेक्शन लगा सकते हैं। फिर गोमती, तो गोमती से गोमल सीधा याद रह जाएगा। कुंभ या फिर कुंभा से आपका काबुल सीधा याद रह जाएगा। सदा नीरा से गंडक भी आपको सीधा याद नहीं रहेगा, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। तो सदा नीरा और गंडक, देखिए इसको कुछ कनेक्शन लगाते हैं।
यहाँ पे है सदा नीरा, कुछ कनेक्शन यहाँ आपको लगा के याद रखना पड़ेगा। तो देखिए सदा नीरा है, सदा नीरा। नीर मतलब क्या होता है? नीर मतलब, हालांकि स्पेलिंग सही या नहीं पता नहीं, लेकिन एक नीर मतलब पानी होता है। स्पेलिंग को माइंड मत कीजिएगा, क्या पता ये नीर भी हो सकता है, ये नहीं पता हमको। तो एक नीर का जो साउंड आता है उसका मतलब पानी होता है। तो सदा और नीरा यानी कि पानी। तो सदा पानी में कौन रहता है, यानी हमेशा पानी में रहेगा, कौन रहेगा? तो बतख रहता है। बतख, बतख को क्या कहते हैं? डक कहते हैं, डक, डक। तो डक से क्या हो जाएगा? गंडक। तो गंडक आप याद रख सकते हैं। तो इसको भी हम लोग याद कर लिए। सदा नीरा, सदा नीरा, सदा पानी में रहेगा, कौन रहेगा? डक रहेगा, डक से हो जाएगा गंडक। फिर एक कुमू, कुमू से कुर्रम आपको याद रह जाएगा। और सिंधु, तो सिंधु से इंडस, ये सबको पता ही होगा, सिंधु इंडस, इंडस वैली हम लोग बोलते हैं ना, इंडस वैली, सिंधु घाट, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु को भी हम लोग याद कर लिए इंडस वैली सिविलाइजेशन से। तो ये टॉपिक हमारा खत्म होता है। तो ऋग्वेदिक कालीन नदियाँ, तो इसमें हम लोग प्राचीन नाम पढ़े और आधुनिक नाम पढ़े। तो प्राचीन नाम में परुष्णी, तो परुष्णी से र को पकड़ के रावी याद किए। फिर सतोद्री, सतोद्री से सतलज याद किए। सेम नाम है सत, शुरू का सत, यहाँ भी सत। फिर आस्किनी, आस्किनी तो आनी, आनी से आना, किससे आना? नाव से आना, तो चिनाव। फिर वितस्ता, तो तस्ता से सस्ता, सस्ता चीज़ों को हम लोग झेल जाएंगे तो झेलम। फिर विपासा, पासा कैसा था? गोल था, यानी कि सर्कुलर था, सॉरी सर्कल का शेप का था, तो उसका कोई डायमीटर होगा यानी कि व्यास होगा। फिर गोमती, तो गोमल याद रह जाएगा। कुंभ या कुंभा से आपको काबुल याद रह जाएगा। सदा नीरा, तो सदा नीरा, सदा पानी में रहेगा, कौन रहेगा? डक रहेगा, तो गंडक। फिर कुमू, कुर्रम, सिंधु, इंडस। तो ये टॉपिक हमारा खत्म होता है, ऋग्वेदिक कालीन नदियाँ। अब नेक्स्ट टॉपिक है सामाजिक स्थिति। देखते हैं हम लोग कि ऋग्वेदिक कालीन जो सभ्यता थी इसमें सामाजिक स्थिति किस प्रकार था। तो ऋग्वेदिक समाज पितृसत्तात्मक था। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग पढ़े थे, तो वो जो सभ्यता थी वो कंप्लीटली मातृसत्तात्मक थी। और ये जो ऋग्वेदिक समाज है ये पितृसत्तात्मक है। समाज की सबसे छोटी एवं आधारभूत इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था और इसको हम लोग कुलप कहते थे। पितृसत्तात्मक समाज के होते हुए भी महिलाओं को यथोचित सम्मान प्राप्त था, यानी कि महिलाओं की स्थिति यहाँ पे बहुत ही अच्छी थी। फिर ऋग्वेदिक काल में संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी। संयुक्त परिवार यानी कि एक ही वंश से आने वाले लोग रहना चाहिए, तो उसको हम लोग संयुक्त परिवार बोलते हैं। जैसे कि पिता है और माता है, तो इससे संबंधित परिवार होते जाएगा, माता से संबंधित भी परिवार होते जाएगा। तो इस कंप्लीटली जो एक पीढ़ी बनेगा, यानी कि सिंपल सा समझिए, इतना नहीं, सिंपल सा समझिए, एक ही वंश से संबंधित पीढ़ी रहना चाहिए। एक ही वंश से संबंधित, एक ही वंश से संबंधित जितना भी लोग उसमें आएंगे, जितना भी पीढ़ी बनेगा, ठीक है, वही है संयुक्त परिवार। फिर ऋग्वेदिक काल में
वर्ण व्यवस्था के चिन्ह दिखाई देते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य एवं पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार यहाँ से सीधा क्वेश्चन आउट हुआ है, तो आपको इसको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन आउट होगा कि वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किस में की गई है, तो सीधा आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। या फिर ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका उल्लेख है, तो हो जाएगा पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त, और पुरुष सूक्त में कुल 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है, और चारों वर्ण जो था वो है आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये आपको याद रखना है। तो ये टॉपिक भी हो गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये आपको याद रखना है 4 वर्ण। फिर शिक्षा के द्वार स्त्रियों के लिए भी खुले थे। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला एवं विश्ववारा जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। विदुषी यानी कि पढ़ी लिखी, यानी कि यहाँ पे कुछ शिक्षित स्त्रियों का बात किया गया है। तो इससे अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि उस समय स्त्रियों की स्थिति काफ़ी अच्छी थी और वहाँ पे स्त्रियाँ पढ़ लिख भी सकती थी। फिर आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्या हमाजू कहलाती थी, यानी कि उस समय कोई भी कन्या है घर है, यानी कि कोई स्त्री है, तो वह जीवन भर अविवाहित भी रह सकती थी। अविवाहित भी रह सकती थी। तो समझ सकते हैं कि उस समय की सामाजिक व्यवस्था कितनी अच्छी थी। फिर लास्ट पॉइंट, मृतकों को प्रायः अग्नि में जलाया जाता था, लेकिन कभी कभी दफनाया भी जाता था। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो सामाजिक स्थिति में आपको याद क्या क्या रखना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन आपका है ये वाला। ऋग्वेद काल में जो वर्ण व्यवस्था था ये आपको याद रखना है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के बारे में चर्चा है, ये आपको याद रखना है। पुरुष सूक्त 4 वर्णों की उत्पत्ति, पुरुष सूक्त में कुल 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और वो जो चारों वर्ण हैं वो पहला है ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। इतना आपका इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद ये लाइन पढ़ लीजिएगा, समाज पितृसत्तात्मक था और जो परिवार की इकाई थी वो कुल थी और उसको कुलप कहते थे, उसका प्रधान को। ये हो गया हमारा अगला टॉपिक, सामाजिक स्थिति भी कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राजनीतिक स्थिति। तो ऋग्वैदिक समाज कबीलाई व्यवस्था पर आधारित था। ऋग्वैदिक लोग जनों व कबीलों में विभाजित थे। कबीलों के एक राजा होता था जिसे गोप कहा जाता था। तो ये आपको पढ़ने के साथ ही समझ में आ गया होगा। फिर आर्यों को पंचजन भी कहा गया है, क्योंकि इनके 5 कबीले थे। तो 5 कबीले होने के कारण आर्यों को पंचजन कहा गया था। फिर ऋग्वैदिक काल में राज्य का मूल आधार कुल था। ये हम लोग स्टार्टिंग में ही पढ़े कि सबसे छोटी इकाई कुल, जो परिवार का हिस्सा होता था। परिवार का मुखिया को कुलप कहते थे। तो कुल से बना कुलप अथवा गृहपति। फिर कुलों के आधार पर ग्राम का निर्माण होता था। तो प्रत्येक कुल यानी कि परिवार को जोड़ेंगे तो एक गांव बनेगा। फिर गांव से ऊपर उठेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा है ग्राम का निर्माण होता था, और ग्राम का जो प्रमुख होता था उसको ग्रामीणी कहते थे। अब अनेक ग्राम मिलकर एक विस बनता था। ग्राम से ऊपर विस, और विस का जो प्रधान होता था उसको विस्पति कहते थे, और विस से जन बनता था। फिर जन से भी आगे महाजनपद मिलेगा, लेकिन यहाँ पे नहीं। तो जन बनता था जो कबीलाई संगठन था,
और इसका प्रधान जनपति होता था। सबसे बड़ा पद राजा का होता था जो राष्ट्र का प्रमुख होता था। फिर कई जन मिलकर के राष्ट्र बन जाते हैं। राष्ट्र बनता है और कई सारा जन मिल करके जनपद भी बनता है। और कई सारा जनपद मिलके जनपद के बाद जो बनता है वो है महाजनपद। महाजनपद। और महाजनपद में हम लोग पढ़ेंगे मगध महाजनपद आने वाले वीडियो में, अभी नहीं। अभी हम लोग का जो टॉपिक है वो जन जन से राष्ट्र तक ही सीमित है। राष्ट्र। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दसराज्य युद्ध। देखिए इस युद्ध के बारे में, ये इम्पोर्टेंट है आपका। तो 10 राजाओं के साथ युद्ध, दसराज्य युद्ध परुष्णी यानी कि रावी नदी के तट पर भारत वंश के राजा सुदास तथा 10 जनों, 5 आर्य एवं 5 अनार्य के बीच हुआ था। यानी कि देखिए, एक साइड है राजा सुदन, राजा सुदन नहीं सुदास है, राजा सुदास, राजा सुदास है। और दूसरे साइड है 5 आर्य और 5 अनार्य, टोटल मिलाकर के 10 जन। तो राजा सुदास और 5 अनार्य और 5 आर्य यानी कि टोटल 10 जन के बीच में एक युद्ध होता है। कहाँ पे? तो रावी नदी के किनारे, रावी। और अंत में ये जो युद्ध है, अंत में इस युद्ध में भरत राजा सुदास की विजय हुई। राजा सुदास जीत जाता है। और इस युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वां मंडल में विस्तार से किया गया है। तो ये सीधा क्वेश्चन यहाँ से आउट होगा। ये जो 7वां मंडल है ये वाला सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऋग्वेद काल में जो दसराज्य युद्ध की चर्चा की गई है वो कौन सा मंडल में है? तो 7वां मंडल में है, आपको याद रखना है। और ये नदी भी पूछ सकता है कि कौन सा नदी के किनारे यह युद्ध हुआ था। तो या तो ऑप्शन में रावी रहेगा या परुष्णी रहेगा। नेक्स्ट है, राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली मौजूद थी और साथ ही गणतंत्र भी। यानी कि इस सभ्यता में गणतंत्र व्यवस्था भी है और राजतंत्रात्मक भी है। राजा का प्रमुख कार्य या कर्तव्य कबीले की रक्षा करना था। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है, इस काल में अनेक जनतांत्रिक सभ्यताओं का विकास हुआ जिनमें सभा समिति विदत प्रमुख है। ये जो है ना सभा समिति, ये सब एक संस्था है। उसके बाद है, इन संस्थाओं में राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक प्रश्नों पर चर्चाएं होती थी। ऋग्वैदिक काल में महिलाएं भी राजनीतिक में भाग लेती थी। तो जितना सारा लाइन है उन सबको पढ़कर लग रहा है कि ये जो सभ्यता थी इसमें महिलाओं की जो स्थिति थी, महिलाओं की, वो काफ़ी अच्छी थी। यहाँ पे महिलाएं शिक्षित भी है, महिलाएं या तो अपना विवाह कर सकती है या अविवाहित भी रह सकती है। और जितने बड़े बड़े सभा समिति ये सब है, सब में महिलाओं का भी स्थान दिया गया है। तो इसे से अंदाज़ा लगता है कि ये सभ्यता काफ़ी अच्छी सभ्यता थी। फिर है, सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। तो ये जो सभा थी, सभा और समिति, ये दोनों, तो ये राजा को सलाह देने वाली एक संस्था थी। क्लियर? सभा जो थी, सभा श्रेष्ठ लोगों की संस्था थी, जबकि समिति ये सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। यानी कि सीधा में 2 संस्थाएं, पहला सभा और दूसरा समिति। तो सभा हो गया आपका श्रेष्ठ लोगों का जो समिति था वो सभा हो गया। और जो सामान्य लोगों का जो संस्था था वो समिति था। फिर समिति
केंद्रीय राजनीतिक संस्था भी कहलाती थी, जो राजा की नियुक्ति, प्रयुक्त व उस पर नियंत्रण रखती थी। यानी कि समझिए, ये जो समिति थी, समिति जिस प्रकार से वर्तमान में हम लोग, जैसे कि राष्ट्रपति है वर्तमान में, तो राष्ट्रपति को हम लोग अनुच्छेद 61 में क्या पढ़े, अनुच्छेद 61 में कि अगर राष्ट्रपति संविधान के अनुरूप, संविधान के विरुद्ध अगर कोई कार्य करता है या फिर कुछ भी लगता है कि राष्ट्रपति ढंग से कार्य नहीं कर रहा है या फिर गैर संवैधानिक कार्य कर रहा है या फिर कोई भी अनुशासन का अगर उल्लंघन करता है, तो हम लोग अनुच्छेद 61 की मदद से राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं। महाभियोग यानी कि राष्ट्रपति को एक प्रक्रिया द्वारा उन्हें पद से हटाया जा सकता है। तो इसी टाइप का उस समय एक संस्था थी, समिति। तो सेम कार्य समिति का भी था। तो समिति क्या करता था, राजा की नियुक्ति भी करता था, है ना। राजा को चुनना यानी कि राजा की नियुक्ति करना या फिर राजा को पद से हटाना, तो पद से हटाने का भी कार्य करती थी। और जो शासन व्यवस्था था उस पर नियंत्रण भी रखती थी। शासन व्यवस्था नहीं, राजा पर, यानी कि राजा को नियुक्त भी करती थी, उन्हें पद से हटाती भी थी और उनका नियंत्रण भी रखती थी। क्लियर है। प्रविदत ये क्या थी, तो ये आर्यों की प्राचीन संस्था थी। स्त्रियां सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थी। नेक्स्ट है बलि। बलि क्या है, तो एक प्रकार का कर था जो प्रजा द्वारा स्वेच्छा से राजा को दिया जाता था। राजा इसके बदले उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता था। तो एक लाइन में याद रखिए, बलि एक प्रकार का टैक्स था। फिर ऋग्वेद में राजा को गुप्ता जनस्य अर्थात कबीले का संरक्षक तथा पूरा भेत्ता अर्थात नगरों पर विजय पाने वाला कहा गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, या इसको भी आपको याद रखना है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। अब इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। एक बार समअप करते हैं हम लोग। हाँ, ये टेबल 2 हम लोग कनेक्शन के ज़रिए याद भी रख लिया। यहाँ से एक बार चीज़ों को देखते हैं। सामाजिक स्थिति में क्या क्या पढ़ें। ये पितृ से तात्मक इम्पोर्टेंट है। परिवार की इकाई कुल थी और इसका जो प्रमुख होता था उसको कुलप कहते थे। ऋग्वेद काल में संयुक्त परिवार की प्रथा थी। ये वर्ण व्यवस्था इम्पोर्टेंट है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है और इसके अनुसार पुरुष सूक्त के क्या लिखा है यहाँ पे, हाँ, पुरुष सूक्त का जो 4 वर्ण था, 4 वर्ण की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। और चारों वर्ण हैं, नंबर 1 में ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे पढ़ें, ये इम्पोर्टेंट है कि ऋग्वैदिक काल में राज्य का जो मूल आधार था वो कुल था। परिवार का जो मुखिया था उसको कुलप कहते थे या गृहपति कहते थे। कई कुल मिलकर के एक ग्राम बनता है और फिर कई ग्राम मिल करके विश्व बनता है और फिर कई विश्व मिल करके जन बनता है और जन से बना है महाजनपद, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं। दशराज्य युद्ध के बारे में पढ़ा तो ऋग्वेद के 7वां मंडल में इसकी चर्चा की गई है। सभा, समिति और विदत ये 3 संस्था थी, इम्पोर्टेंट था। बलि क्या था, एक प्रकार का टैक्स था। और ऋग्वेद में राजा को गोप्ता जनस्य यानी कि कबीलों का संरक्षक ये सब कहा गया है। तो ये थी आज की क्लास, जो यहीं पे हम लोग ख़त्म करते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।